हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, लेड एसिड सेल की क्षमता क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, और समझेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, ईएमएफ क्या होती है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था कि लेड एसिड सेल में कौन कौन से दोष होते हैं और उन दोषों को किस प्रकार से दूर किया जाता है ना। तो आज समझते हैं कि लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले समझते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो जैसे हमारे पास एक सेल है, तो सेल के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस विद्यमान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है। अब आंतरिक प्रतिरोध ये क्या है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, माइनस टर्मिनल है। अब ये आंतरिक रेजिस्टेंस जो होता है, इसको हम आर से, स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है। अब ये स्मॉल आर से दर्शाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो ये होता क्या है, तो एक सेल होती है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं लेड एसिड सेल है। तो जो लेड एसिड सेल है, इसमें हम H2SO4 का उपयोग करते हैं, किसके लिए, विद्युत अपघट्ट के लिए। विद्युत अपघट्ट के रूप में हम H2SO4 का उपयोग करते हैं। तो इस H2SO4 में दो आयन मौजूद होते हैं, जो कि विपरीत ध्रुवता के आयन होते हैं। वो कौन से आयन होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोजन आयन और एक होते हैं सल्फेट के आयन। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होते हैं और सल्फेट के आयन क्या होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। तो इन आयनों के कारण क्या होता है, सेल के अंदर भी धारा का प्रवाह होता है, ये हम जानते हैं। तो इन आयनों के कारण सेल के अंदर धारा का प्रवाह होता है। तो ये आयन क्या करते हैं, सेल के अंदर धारा का प्रवाह करते हैं। तो सेल के अंदर ये विद्युत अपघट्ट में एक गुण पाया जाता है। इसका एक गुण होता है कि सेल के अंदर होने वाली विद्युत धारा प्रवाह को, सेल के अंदर होने वाले विद्युत धारा प्रवाह को क्या करता है, अवरोध करता है। अर्थात सेल के अंदर होने वाली धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, क्या, विद्युत अपघट्ट। तो ये रुकावट इसका क्या होती है, गुण होती है। तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं या आंतरिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो किसी सेल के विद्युत अपघट्ट का, यहाँ पर लिखिए, किसी सेल के विद्युत अपघट्ट का वह गुण जिसके कारण वह सेल के अंदर प्रवाहित धारा का विरोध करता है, प्रवाहित धारा का विरोध करता है, उसे आंतरिक रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। तो एक विद्युत अपघट्ट का गुण होता है, जो कि उस विद्युत अपघट्ट में आयनों के कारण करंट प्रवाहित होती है, उसका विरोध करता है। तो उस गुण को ही हम क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है, करते हैं, एवं इसकी इकाई भी याद रखना है आपको। तो इसकी इकाई जो होती है वो होती है ओम। ठीक है। अब एक सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस जो होता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, तो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है प्लेटों का क्षेत्रफल, दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी,
बीच की दूरी। तीसरा है विद्युत अपघट्ट का ताप, विद्युत अपघट्ट का ताप या टेम्परेचर। और चौथा है विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व। ये 4 कारकों पर सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस निर्भर करता है। प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, विशिष्ट गुरुत्व पर और विद्युत अपघट्ट पर। यदि हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। उसके बाद विद्युत अपघट्ट का यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यदि हम विशिष्ट गुरुत्व क्या हो जाता है, सेल के विद्युत अपघट्ट का विशिष्ट गुरुत्व बढ़ता है तो सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आंतरिक रेजिस्टेंस हो जाता है। अब हम देखते हैं कि लेड से सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस कितना होता है। तो यहाँ पर लिखिए लेड एसिड सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस, लेड एसिड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, 0.01 ओम होता है। ये याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है। अब हम चलते हैं कि सेल की ईएमएफ क्या होती है। ठीक है, सेल की ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है, ये सेल है और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब इन टर्मिनलों के बीच यदि हम एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दें इस प्रकार से, तो ये जो वोल्ट मीटर हमको प्रदर्शित करेगा ये कौन सी वोल्टेज होगी, सेल की ईएमएफ होगी या विद्युत वाहक बल होगी। तो ओपन टर्मिनलों पर सेल के मापी गई वोल्टेज सेल की ईएमएफ कहलाती है। तो यहाँ पर लिखिए सेल के ओपन टर्मिनलों पर मापी गई वोल्टेज कौन सी वोल्टेज होती है, सेल की ईएमएफ होती है। अब जो सेल की ओपन टर्मिनल वोल्टेज कितनी होती है, तो इसका मान जो होता है 2.2 वोल्ट होता है। जो लेड एसिड सेल होता है उसकी ओपन टर्मिनल वोल्टेज कितनी होती है, 2.2 वोल्ट होती है। अब ये जो ओपन सर्किट या ओपन टर्मिनल वोल्टेज होती है उसके बाद हम समझते हैं कि सेल की टर्मिनल वोल्टेज किसे कहते हैं। तो जैसे मान ले यहाँ पर लिखते हैं टर्मिनल वोल्टेज सेल की, तो टर्मिनल वोल्टेज किसे कहेंगे। तो जैसे हमारे पास ये सेल है और इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। अब इस सेल से क्या जुड़ा है, एक लोड जुड़ा है। मान लेते हैं इस प्रकार से कोई बाहरी लोड जोड़ दिया है, आर लोड जोड़ दिया है। ठीक है, अब ये आर लोड जुड़ा है, उसके बाद हम यदि इस लोड के सिरों पर हम क्या एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दें इस प्रकार से, तो ये वोल्ट मीटर हमको जो वोल्टेज दर्शाएगा वो कौन सी वोल्टेज होगी, सेल की टर्मिनल वोल्टेज होगी, टर्मिनल वोल्टेज। तो सेल के टर्मिनलों पर लोड जोड़ने के पश्चात मापी गई वोल्टेज सेल की टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। सेल के टर्मिनलों पर लोड जोड़ने के बाद मापी गई वोल्टेज कौन सी वोल्टेज कहलाती है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। अब जो सेल की टर्मिनल वोल्टेज होती है उसका मान क्या होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज होती है सेल की, उसका जो मान होता है 2.1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये सेल की ईएमएफ होती है और सेल की टर्मिनल वोल्टेज होती है। ये ओपन सर्किट में वोल्टेज होती है, अर्थात सेल के टर्मिनल पर लोड नहीं जोड़ा जाता है। जब मापते हैं तो सेल की ईएमएफ प्राप्त होती है। यदि लोड जोड़ देते हैं सेल के टर्मिनल पर और वोल्टेज को नापते हैं तो वो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेल की क्षमता क्या होती है।
अब हम समझते हैं कि लेड एसिड सेल की क्षमता क्या होती है। तो लेड एसिड सेल की क्षमता, तो लेड एसिड सेल द्वारा, लेड एसिड सेल द्वारा उसकी टर्मिनल वोल्टेज, 1.8 वोल्ट होने तक सेल द्वारा दी गई विद्युत राशि की मात्रा सेल की क्षमता कहलाती है। जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक सेल है लेड एसिड सेल, इस प्रकार से एक सेल है, ये कौन सा सेल मान लेते हैं, लेड एसिड सेल है। इसका टर्मिनल एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होगी लोड जोड़ने पर वो कितनी होगी, लोड ये जोड़ा हमने तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज 2.1 वोल्ट है, ठीक है। अब लोड जोड़ते हैं तो जिसके कारण इसमें क्या हो जाएगा, करंट का प्रवाह हो जाएगा, और करंट का जैसे ही प्रवाह होगा तो ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से करंट प्रवाह होगी और इसमें क्या होगा, जो शक्ति खपत होगी ना, इसमें पावर लॉस होगा और ये टर्मिनल वोल्टेज वहाँ पर कम होती जाएगी। तो टर्मिनल वोल्टेज कम होते होते एक समय ऐसा आता है कि ये टर्मिनल वोल्टेज 1.8 वोल्ट हो जाती है, तो हम सेल का वहाँ पर उपयोग नहीं करते हैं। तो यदि हम सेल का उपयोग करते हैं इससे ज़्यादा वोल्टेज पर 1.8 से यदि कम और हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो सल्फेट होता है वो कड़क हो जाता है, अर्थात कठोर हो जाता है। तो कठोर होने के कारण उसमें सल्फेशन दोष हो जाता है। यदि हम सेल को और अधिक प्रयोग करते हैं, 1.8 वोल्ट होने से और अधिक करेंगे तो उसमें सल्फेशन दोष हो जाएगा। उस सल्फेशन दोष ना हो इस कारण से हम 1.8 वोल्ट तक की सेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो 2.1 वोल्ट से 1.8 वोल्ट तक होने तक 2.1 वोल्ट से 1.8 वोल्ट होने तक सेल के द्वारा दी गई विद्युत राशि क्या कहलाती, सेल की क्षमता कहलाती है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो सेल की क्षमता होती है तो उसका मात्रक क्या होता है, तो सेल की जो क्षमता बराबर होता है एम्पियर इंटू घंटा, ठीक है। तो ये एम्पियर घंटा, इसको लिख सकते हैं क्षमता बराबर A इंटू एच, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है सेल की क्षमता का। अब एक लेड एसिड सेल है तो उसकी जो क्षमता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है वो देख लेते हैं। तो पहला जो कारक होता है लेड एसिड सेल की क्षमता का निर्भर करने का, वो होता है प्लेटों का क्षेत्रफल। तो यदि हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, सेल के जो प्लेट हैं उनका यदि हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो सेल की क्षमता वहाँ पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं विशिष्ट गुरुत्व। तो यदि सेल के विद्युत अवघट्ट का विशिष्ट गुरुत्व बढ़ गया है तो वहाँ पर सेल की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा तापमान। तो यदि तापमान बढ़ेगा तो सेल की क्षमता क्या हो जाएगी, वहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो सेल की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। उसके बाद चौथा कारक होता है सेल की जिस पर सेल की क्षमता निर्भर करती है, वो डिस्चार्जिंग दर, ठीक है। यदि हम सेल को उच्च दर पर डिस्चार्ज करेंगे तो सेल की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, सेल की क्षमता बढ़ती है। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं जब भी सेल की क्षमता बढ़ती है, विशिष्ट गुरुत्व बढ़ाते हैं फिर भी सेल की क्षमता बढ़ती है, तापमान बढ़ाते हैं फिर भी सेल की क्षमता बढ़ जाती है। अब जो सेल की क्षमता होती है ये दो प्रकार से होती है, एक होती है एम्पियर घंटा क्षमता और एक होती है वाट घंटा क्षमता। तो वो क्षमता हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हेडिंग डालिए सेल की क्षमता, सेल की क्षमता दो प्रकार की होती है। पहली होती है एम्पियर घंटा क्षमता, एम्पियर घंटा क्षमता, और दूसरी होती है वाट घंटा क्षमता। तो सबसे पहले समझते हैं कि एम्पियर घंटा क्षमता क्या होती है। तो एम्पियर घंटा क्षमता बराबर होता है डिस्चार्जिंग के समय प्राप्त एम्पियर घंटा अपॉन चार्जिंग के समय प्राप्त एम्पियर घंटा। ठीक है, और इसको 100 से गुणा कर देंगे तो इस जो क्षमता है वो परसेंट में हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग के समय प्राप्त एम्पियर घंटा क्षमता, तो एम्पियर को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, और घंटा को किससे डिनोट कर देंगे, टी से प्रदर्शित कर देंगे या डिनोट कर देंगे। तो एम्पियर को आई और घंटा को टी से। अब ये डिस्चार्जिंग के समय है प्राप्त AH है, एम्पियर हाँ घंटा है, तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग को डी से कर देंगे, तो यहाँ पर डी से कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार चार्जिंग के समय प्राप्त एम्पियर घंटा है, तो एम्पियर घंटा आई इंटू टी। अब ये चार्जिंग के समय है तो IC और TC, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी निकल आती है एम्पियर घंटा क्षमता, अर्थात डिस्चार्जिंग के समय प्राप्त एम्पियर घंटा और चार्जिंग के समय प्राप्त एम्पियर घंटा। तो ये डिस्चार्जिंग के समय प्राप्त एम्पियर घंटा है और चार्जिंग के समय प्राप्त एम्पियर घंटा है। अब ये एम्पियर घंटा क्षमता होती है, इसका मान कितना होता है, तो इसकी जो होती है एम्पियर घंटा दक्षता या क्षमता, तो ये होती है 80 से 90%, क्या होती है 80 से 95% लिख लीजिए इसको ना। तो एम्पियर घंटा जो क्षमता होती है 80 से 95% होती है, या यहाँ पर 85 लिख लीजिए 85। तो 85% से 95% यह क्या होती है, एम्पियर घंटा क्षमता होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं वाट घंटा क्षमता। वाट घंटा क्षमता, तो वाट घंटा क्षमता क्या होती है, तो डिस्चार्जिंग के समय प्राप्त वाट घंटा और चार्जिंग के समय प्राप्त वाट घंटा। ठीक है, इंटू 100। अब डिस्चार्जिंग के समय प्राप्त वाट घंटा क्या होगा, तो वाट क्या होती है, ये पावर है, तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई, और घंटा है अर्थात समय है, इसको क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। और इसी प्रकार चार्जिंग के समय प्राप्त वाट घंटा है, तो वाट क्या लिख सकते हैं हम, V इंटू आई, और यहाँ पर लिख सकते हैं T इंटू 100। अब ये क्या है, ऊपर डिस्चार्जिंग के समय है प्राप्त वाट घंटा, तो यहाँ पर D लगा दीजिए, यहाँ पर D लगा दीजिए, यहाँ पर D लगा दीजिए, और चार्जिंग के समय है तो C लगा दीजिए, C लगा दीजिए, C लगा दीजिए। तो इस प्रकार से वाट घंटा जो दक्षता है या क्षमता है उसका फार्मूला हमको ये प्राप्त हो जाता है। वो जो वाट घंटा दक्षता होती है, वाट घंटा दक्षता या क्षमता जो होती है, इसका मान होता है 72% से 80% के बीच इसका वैल्यू होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि एम्पियर घंटा क्षमता जो होती है अधिक होती है किससे, वाट घंटा क्षमता से, ये रिलेशन याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि एम्पियर घंटा क्षमता और वाट घंटा क्षमता, इसका जो रेशो होगा उसका मान क्या होगा, तो उसका जो मान होगा वो 1 से अधिक होगा। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है और ये रिलेशन भी याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।